वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए हम पढ़ रहे थे आव्यू चैप्टर। तो आज हम करेंगे आव्यू के एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए आखिरी के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22। देखिए 19 और 20 क्वेश्चन थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, तो आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन को पुट अप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इस तरीके से दे रखा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। अनाथ मतलब कोई एक व्यापारी है, उसके पास क्या है, 30,000 रुपए हैं टोटल। तो वो कह रहा है कि वो उसे दो जगह पर अलग अलग ब्रांड में निवेश करता है, मतलब वो अपने टोटल 30,000 रुपए को दो जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमने मान लेते हैं कि एक जगह पर वो x रुपए इन्वेस्ट करता है, तो दूसरी जगह पे कितने करेगा, आप बताओ मुझे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास 30 रुपए हैं और एक जगह आपने 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो बची हुई जगह आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा जी 20। यानी कि जब टोटल में से हम x घटा देंगे या 10 घटा देंगे तो बचे जितने वही तो निवेश कर पाएंगे ना। तो हमने मान लिया कि पहली जगह पे अगर हमने x रुपए निवेश कर दिए तो दूसरी जगह पे कितने बचेंगे, 30,000 माइनस x। तो ये हमने दो निवेश मान लिए। आगे लिखा हुआ है कि प्रथम ब्रांड पर उसे 5% का और दूसरी ब्रांड पर उसे 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अर्थात पहली ब्रांड पर जो उतना भी उसने निवेश किया उसका उसे 5% मिलेगा और दूसरी ब्रांड पर जो निवेश किया है उसका उसे 7% मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि आव्यू के गुणन विधि का उपयोग करते हुए, इस लाइन को ध्यान से देखना, आव्यू के गुणन विधि मतलब हमें दो मैट्रिक्स का गुणा करके दिखाना है इसमें, ठीक है। इसका उपयोग करते हुए यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटा जाए जिससे कि व्यापारिक संघ को प्राप्त कुल ब्याज। अच्छा, कुल ब्याज के लिए पहली स्थिति दे रखी है 1800 रुपए और दूसरी स्थिति दे रखी है 2,000 रुपए। इसमें 1800 वाली मैं कर रहा हूँ, 2,000 वाली आप निकालना। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि आप भी बना लो, सबसे पहले मैं इस दर को दूं, आपसे कहूँ कि दर सॉल्व करो, तो आप कहोगे कि जी 5/100 और दूसरी कहोगे जी 7/100। और अच्छे से अगर आप कहो तो पॉइंटर में करना चाहो तो कर लेना, ये हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा 0.07, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट मैं पॉइंट की जगह आपको 100 में करके दिखाऊंगा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल पॉइंट में जा ही नहीं रहे। अगर मैं आपसे कहूँ आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, पहले आव्यूह की अगर हम पहले की राशि के लिए आव्यूह बनाऊं तो एक हो गया x हो गया और दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। ये हमारे पास दो आव्यूह हो गए। अगर मैं दर का आव्यूह बनाऊं तो आप कहोगे जी पहली दर है 5/100 और दूसरे की दर है 7/100, तो ये दूसरे आव्यूह हो गए। अब हमें पता है आव्यूह की गुणन विधि का यूज होगा और टोटल आपको कितना ब्याज मिल रहा है पहली स्थिति में 1800, तो इन दोनों की गुणा करके 1800 आना चाहिए, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के लिए आप खुद कर लेना, बराबर में 2000 कर लेंगे। आप भी गुणा कैसे कहते हैं, पहली पंक्ति और एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ में रखा है पहले विभ की पहले विभ में, यानी कि 5/100 की गुणा होगी x में, तो कह दूं 5x/100, ठीक है। और प्लस आप कहोगे कि 30,000 माइनस x की गुणा हो जाएगी 7/100 में और बराबर में कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। यही तो है ना बात। अब बेटा दोनों के बटे में 100 है, कॉमन लेकर के उधर जीरो में उधर फेंक देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5x प्लस इसको ऐसे करके कर लेते हैं, इस 7 के अंदर गुणा करनी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 की 3 में कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, बचे जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए, माइनस 7x और बटे का जो 100 था वो इधर गुणा में आ चुका होगा, 1800 और गुणा 100, गुणा 100 की जगह मैं डायरेक्ट 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, काम खत्म। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब देखो ये 7x प्लस के 5x 7x माइनस के 5x प्लस के तो माइनस के 2x बचेगा, बराबर इधर बात करूँ तो मैं आपसे आ गया 18 के बाद 4 जीरो और ये प्लस का 21 के 21 है तो इधर पहुंचेगा तो माइनस 21 के बाद 4 जीरो, इसको माइनस करो 8 18 19 20 21 3 बचेगा ना डायरेक्ट 3 और उसके बाद बचेंगे 4 जीरो और यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x, यहाँ बचेगा माइनस, माइनस से गया माइनस, 200 से काट लो, दो से काट लो, 15 दूनी 30 और बचेगा 0 0 0, यानी x का मान कितना आ गया 15,000। यानी भैया मुझे क्लियर हो गया कि मेरी पहली राशि कितनी है, उसने पूछा है ना राशि बताइए, तो पहली राशि कितनी आ गई x, यानी कि 15,000 रुपये, और दूसरी कितनी आ जाएगी, तो दूसरी आप कहेंगे कि 30,000 माइनस 15,000, 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी कितनी आ जाएगी जी 15,000 रुपये आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया जब ब्याज 1800 रुपये है। दूसरा आप सॉल्व करके दिखाइए जब ब्याज 2,000 रुपये है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ये पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान है
उसमें 10 दर्जन पुस्तक रसायन की हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं, 10 दर्जन पुस्तक अर्थशास्त्र की हैं, और कह रहा है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो आप भी के बीज गणित का प्रयोग करते हुए बताइए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदारों को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 80, 60 और 40 इस प्रकार का रेट है। देखो तो मैंने लिख लिया कि रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं 10 दर्जन। अब दर्जन का मतलब क्या है, दर्जन का मतलब 12, तो मतलब 10 गुणा 12, तो रसायन विज्ञान की कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो आप कहोगे 120। इसी प्रकार से भौतिक की कितनी कहोगे, तो 12, 8, 8 का 8 16 का 6 हासिल लगा, 12 8 96, तो 96 पुस्तक। इसी प्रकार से इसकी बात करें अर्थशास्त्र की, तो ये भी कितनी होंगी 120। अब मैं आपसे बात करूं मूल्य, तो मूल्य का क्या रेट है, मूल्य है भाई 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। अब हम आपसे कहते हैं आव्यूह का प्रयोग करना है ना, ठीक है, आव्यूह विधि से या आव्यूह रूप में लिखने पर कुछ भी लिख सकते हो। आव्यूह रूप में लिख लेते हैं, चलो आव्यूह रूप में लिखने पर, जैसे आप इसको आव्यूह रूप में लिखोगे मुझे बताओ कितनी पुस्तकें थी, तो आप कहोगे जी 120, फिर कितनी थी 96, फिर कितनी थी 120, आप मैं कहूँ रुपए का बता दो तो आप कहोगे 80, 60 और 40। ये आव्यूह बन गया, यानी एक पंक्ति आव्यूह, एक स्तंभ आव्यूह। आपसे पूछा गया टोटल कितना आएगा बताइए। तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। करिए जरा गुणा, 120 में हम 80 गुणा करते हैं, डायरेक्ट छोड़ो, 12 गुणा 8 में करते हैं, 8 का 8 दूनी 16 का 6, 12 8 96 और ये आ गया 20, तो 9600 प्लस इस 96 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, 6 करते हैं, 6 चंगा 36, 36 का 6 हासिल लगे 3 और 6 नम 54 और 3 57, 0 का 0, 5760 प्लस 12 की 4 में कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 गुना 4 0 0। इसको सॉल्व कर लो भाई, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। 1 0 0 आ गया 0 0, 6 0 आ गया 6, आज कर लेते हैं 8 8 8 8 6 14 और 14 और 7 कर लेते हैं तो 21, 21 का एक हासिल लगेंगे 2, 4 5 4 9 9 9 18 और 2 20, यानी कि आपका आंसर आ गया बेटा 20,160 रुपये। कितना आ गया जी, 20,160 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। इससे पहले एक स्टेटमेंट दे रखा है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू तथा पी क्रमशः उनकी कोटियां दे रखी हैं कि एक्स की कोटि 2 क्रॉस n है, वाई की कोटि इतनी है और जेड की इतनी है। ये सब मैंने आपको लिख दिया और इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करने के लिए एन वाई और पी में क्या प्रतिबंध होगा। आप मुझे एक बात बताओ, पी वाई प्लस डब्ल्यू के, इसको हमें प्रतिबंध के दिखाना है। पी क्या है, पी की कोटि क्या है। देखो जो भी पी आप भी होगा उसकी कोटि कितनी लिखी हुई है, उसकी कोटि होनी चाहिए पी क्रॉस के, इनटू में वाई जो भी आप भी होगा उसकी कोटि कितनी होगी, तो आप कहोगे 3 क्रॉस के। ठीक है, अब आप मुझे यहीं से एक चीज बता दो, दो आव्यूह की गुणा जब होती है और जो तीसरा आव्यूह आता है उसकी कोटि आप कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे कि पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या की बात चलती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए तभी आव्यूह गुणा होती है। यानी हमें कह सकते हैं के का मान 3 के बराबर होना चाहिए। के का मान 3 देखते ही मेरा ऑप्शन नंबर बी खल्लास, ऑप्शन नंबर डी खल्लास, क्योंकि इसमें के का मान 3 दे ही नहीं रखा। ठीक है, अब मैं अगली बात कर लेता हूँ। तो अगला है डब्ल्यू, डब्ल्यू मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, n क्रॉस 3। फिर मैं बात करूँ के मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, तो आप कहोगे के मैट्रिक्स, एक सेकेंड के मैट्रिक्स है, सॉरी डब्ल्यू वाई है, ये बेटा गलत हो गया, इसको वाई कर लो, डब्ल्यू वाई। तो वाई मैट्रिक्स, तो वाई मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, तो आप कहोगे जी 3 क्रॉस के, ये वाई मैट्रिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी, हाँ वाई मैट्रिक्स है जी। तो अच्छा यहाँ से देख के बताओ, तो देखो ऑलरेडी दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, यानी कि मान तो क्लियर हो गया। अब ये दोनों जुड़ रही हैं आपस में, जुड़ रही है ना भाई। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताओ, जरा ध्यान से देख करके बताना, इसकी कोटि कितनी है 3 क्रॉस के, इसकी कोटि भी कितनी है 3 क्रॉस के, यहाँ कोटि कितनी है p क्रॉस के, ध्यान से देखना, और यहाँ कोटि कितनी है n क्रॉस 3। अब इस k का मान जब इस 3 के बराबर हो गया तो इस p का मान किसके बराबर होना चाहिए, तो आप कहोगे n के, यानी कि p बराबर n होना चाहिए। देख लो ऑप्शन, k बराबर 3 p बराबर n, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा है n बराबर p है तो आप यूज 7x, 7 इंटू एक्स, एक्स की कोटि बताओ मुझे कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 2 क्रॉस n। चलिए बात करते हैं -5 इंटू जेड, जेड की कोटि बताओ जी, तो आप कहोगे 2 क्रॉस p। तो आपसे कहा गया है हाँ n बराबर अगर p है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस n का मान p के बराबर है, ऑलरेडी n बराबर p दे रखा है, तो आव्यूह की कोटि कितनी होगी। अच्छा एक्चुअली में आव्यूह अगर यहाँ पे बात करूँ तो आव्यूह की कोटि कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे n क्रॉस 2 या फिर 2 क्रॉस n, यही कोटि होनी चाहिए, क्योंकि इसका आखिरी अवयव है n और इसका पहला अवयव क्या है 2। तो आप कहोगे n क्रॉस 2 या 2 क्रॉस n। ऑप्शन देख लो जी कौन सा है, n क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस n दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो 22 का आंसर हो गया बी और 21 का आंसर हो गया ए। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 यानी कि 3.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने आव्यूह की प्रॉपर्टीज पढ़ी, आव्यूह का योगफल पढ़ा, आव्यूह का घटान पढ़ा, आव्यूह का गुणन पढ़ा और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे आव्यूह के परिवर्त की यानी कि डैश की। देखते रहिए क्रैक स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।